आपकी पुरानी परंपरा रही है। आप हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़े हो। आजादी से पहले 103 साल पहले यहाँ की जनता ने, यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। आप खुद खड़े हुए, क्योंकि आपकी यहाँ की परंपरा रही है कि आप जागरूक हो और कि आपने हमेशा बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। अंधेरा हो गया। हाँ, अब क्या करें, रास्ते में भी लोग रोकते हैं ना, वो भी बात करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, तो समय लग जाता है रुकते रुकते। तो ज्यादा कष्ट नहीं दूंगी। इस चुनाव में यहाँ से उम्मीदवार राहुल भैया है, मेरे बड़े भैया हैं, और आप माता जी को जानती हैं अच्छी तरह से। माता जी ने 20 सालों के लिए आपकी सेवा की। इन पिछले 5 सालों में तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रही, इसलिए बार बार नहीं आ पाई, लेकिन जब जब मौका मिला तो कोशिश की कि आई। और जब आ नहीं पाई तो आपके बारे में पूछा कि क्या कैसी समस्याएं हैं, क्या है, और प्रतिनिधियों को हमेशा भेजा आपकी समस्याओं को हल करने के लिए, आपको मदद करने के लिए। आपका और मेरे परिवार का पुराना रिश्ता है, मेरे ख्याल से अब 4 या 5 पीढ़ियों का रिश्ता है। मेरे परदादा यहाँ आए थे किसान आंदोलन की तरफ के समय, और तब से आज तक ये सेवा का सिलसिला जारी रहा है, निरंतर रहा है। तो आज जो चुनाव हम लड़ रहे हैं, वो सबसे पहले तो इसका जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि आज जो सरकार चल रही है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, वो सरकार जो नीतियां बना रही है वो गरीबों के लिए नहीं बना रही है, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए नहीं बना रही है। उसकी जो नीतियां हैं सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही है। और ये जो बड़े बड़े खरबपति हैं, इनको देश की पूरी संपत्ति भी सौंपी जा रही है। तो देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश का कोयला, देश की बिजली, सब इन्हीं को सौंप दी जा रही है। तो 10 सालों में आपने क्या देखा कि आप टीवी चलाएंगे या फोन पे वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूती से आगे चल रही है, देश बहुत फूल रहा है, फल रहा है, लेकिन अपने जीवन में आप ये परिवर्तन नहीं देख रहे हैं। अपने जीवन में आप तो यही देख रहे हैं कि मुश्किलें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो ये सब आप देख रहे हैं। एक तरफ आपको बड़े बड़े सपने दिखाई जाते हैं, बताया जाता है कि मोदी जी जैसा नेता कभी हुआ ही नहीं है, कि जो 10 सालों में हुआ है वो 70 सालों में नहीं हुआ। ये सारी बातें बताई जाती हैं। दूसरी तरफ 10 सालों में किसानों की मुश्किलें बढ़ी, श्रमिकों की मुश्किलें बढ़ी, महिलाओं की मुश्किलें बढ़ी, नौजवानों की मुश्किलें बढ़ी। तो आज परिस्थितियां जैसी हैं, उसमें गंभीरता को से आपको समझना पड़ेगा कि जो वोट आप देने जा रहे हैं वो किसके पक्ष में जा रहा है। भाजपा की सरकार ने आपको 10 सालों में दिखा दिया, आपकी बात ही नहीं करते। मोदी जी जब प्रचार के लिए आते हैं या बड़े बड़े नेता आते हैं भाजपा के, तो आपसे आपकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में बात नहीं करते। वो धर्म की बात करेंगे, वो बोलेंगे कि भगवान का नाम लेके आप भाजपा को वोट दे दो। दुर्दुरिया में आ जाएंगे, बोलेंगे कि आप शपथ लो, भगवान के नाम से शपथ लो कि आप भाजपा को वोट देंगे। तो धर्म के आधार पर आपका वोट मांगते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये तो तभी होगा जब काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि काम किया नहीं है। बेरोजगारी आज 45 सालों में सबसे ज्यादा है। 70 करोड़ लोग आज देश में बेरोजगार हैं। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं।
तमाम नौजवान शिक्षित हैं, बीएससी की है, बीए की है, कुछ किया है, बीटेक किया है, लेकिन रोजगार नहीं मिला है। परीक्षा देते हो, पेपर लीक होता है और संकट बढ़ते हैं। दूसरी तरफ आपका परिवार दुनिया भर की मेहनत करके आपको पढ़ाने लिखाने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, चाहते कि आपका भविष्य मजबूत बने, लेकिन आगे भविष्य में कुछ दिख नहीं रहा है। जहां जहां स्थायी रोजगार मिलता था, जैसे सरकारी कंपनियां, वो तो अपने बड़े बड़े खरबपतियों को सौंपने के चक्कर में है, तो वहां से भी आपको स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा, वो भी निजी हो जाएंगी। निजीकरण में आरक्षण भी नहीं मिलते। तो जिस तरफ आप देखें, आपको कमजोर करने का प्रयास हुआ है। दूसरी तरफ बड़े बड़े उद्योगपति इस तरह की शादियां कर रहे हैं कि आप सपने में नहीं सोच सकते। उनके लिए हर सुविधा है, उनके लिए लाखों करोड़ के कर्ज माफ है। किसान 10,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है। रोजगार की स्कीम लाए तो अग्निवीर जैसी लाए, जिसमें 4 साल आप सेना में भर्ती होंगे, बाकी वापस आके फिर से बेरोजगार हो जाओगे। तो समझने की बात यह है कि जो राजनीतिक परंपरा आपने रायबरेली में शुरू की 100 साल पहले, वो क्या परंपरा थी? वो लोकतंत्र को के लिए लड़ने की परंपरा थी, आजादी के लिए लड़ने की परंपरा थी। और उसके तहत चाहे आपके सांसद प्रधानमंत्री होते, जब इंदिरा जी थी तब भी आपके घरों में आती, आपकी समस्याओं को सुनती, आपसे बातचीत करती, समझती कि आपके लिए किस तरह की नीति बननी चाहिए आपको आगे बढ़ाने के लिए। और इस तरफ आज एक ऐसी राजनीति जिसमें एक ही बड़ा नेता है, अहंकारी है, जहां जब भी आप उसको देखते हो तो या तो बड़े बड़े सेठों के साथ होता है, या फिर बड़े बड़े नेताओं के साथ, या किसी विश्व प्रसिद्ध नेता के साथ, लेकिन आपके बीच नहीं आते। आपके बीच नहीं आते, आपके घरों में नहीं आते। वाराणसी नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, उन्होंने कोई ऐसा मिसाल नहीं डाला जैसे इंदिरा जी ने डाला था। किसी के घर में नहीं जाते, उनको ये समझ नहीं है कि वहां के लोगों की क्या समस्याएं हैं। आपकी तो दूर ही है, कट गए हैं जनता से। कोई सलाहकार भी नहीं बताएगा उनको कि जनता कितने संकट में है, क्योंकि सलाहकार भी उनसे डरने लगे हैं। तो स्थिति ये है कि अगर 5 साल और इनकी सरकार आई तो आप क्या उम्मीद रख सकते हो? आपको कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, काला धन सारा हिंदुस्तान में आ जाएगा वापस, और उसमें से 15-15 लाख आपके खातों में जाएंगे। आपको कहा गया था कि खेती किसानी से आपकी आमदनी 2 गुनी हो जाएगी। क्या हुआ? 10 साल बीत गए, आपको आज भी वही चीजें कही जा रही हैं। आपको आज भी विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन 10 सालों में भारत को विकसित करने के लिए कुछ काम नहीं हुआ। आप टीवी देखते हैं तो जरूर आपको दिखती हैं बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी फैंसी ट्रेनें, आपको बहुत ऐसी चीजें दिखती हैं जो आपके जीवन में नहीं उतरी। तो आप कैसे समझेंगे? मेरा एक ही आग्रह है कि आप अपने जीवन के अनुभव को देखो। अपने जीवन में क्या मुश्किलें हैं? क्या अपने जीवन में तरक्की आई है मोदी जी की सरकार से? क्या बच्चों को रोजगार मिला? क्या जो बच्चों की पाठशाला है गांव में, उसमें कोई नई सुविधाएं मिली? क्या पानी मिल रहा है? क्या आप दुकान जाती है कुछ खरीद पा रही हैं? मिट्टी की तेल क्यों नहीं मिल रही है? चीनी क्यों नहीं मिल रही है? आप अपने जीवन की सच्चाई को समझें और ये समझें कि सरकार इससे कट चुकी है और वो चाहते हैं कि चुनाव धर्म के आधार पर लड़े जाए, चुनाव जाति के आधार पर लड़े जाए,
क्योंकि अगर धर्म के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है तो नेता की जवाबदेही नहीं होती। तो फिर नेता को कोई जरूरत नहीं होती कि आपका काम करे, कि आपके गांव में आए, आपकी सड़क बनवाए, आपकी पाठशालाएं बनवाए, आपको रोजगार दिलवाए, खेती किसानी से कमाई कराए, क्योंकि वो जान जाता है कि चुनाव के समय मैं धर्म की बात करूंगा, लोगों के जज्बातों को उभारूंगा, जज्बातों के आधार पर लोग मुझे वोट दे देंगे और मेरा भविष्य तो बन गया 5 सालों के लिए। लेकिन जनता के भविष्य का क्या होगा? नुकसान किसका होगा? समाज में फूट फैलाने से किसी नेता का नुकसान होता है? कभी नहीं। नेता तो उसको उस नुकसान से अपनी सत्ता बनाता है। नेता का नुकसान तब होता है जब जनता जागरूक होती है। इसलिए आपको आगे बढ़ाने की नीतियां नहीं लाते, आपको 5 किलो राशन देने की नीति लाते हैं, जिससे आपको 5 किलो राशन पकड़ा देंगे, आप हमेशा के लिए उसी 5 किलो राशन पे निर्भर रहेंगे। अगर मैं आपसे आज कहूं, आप नौजवान हैं, आप सुन रहे हैं मेरा भाषण, कि भाई या तो मैं तुमको हर महीने 5 किलो का राशन पकड़ा दूं या फिर तुम्हें एक रोजगार दूं, तो तुम क्या चुनोगे? रोजगार चुनोगे। क्यों? क्योंकि रोजगार से तुम्हारा भविष्य बनेगा। 5 किलो राशन से जितना पेट भरेगा, उसके बाद फिर से आपको उसी राशन की कतार में खड़ा होना पड़ेगा। और जिस दिन सरकार ये तय कर ले कि नहीं देंगे 5 किलो का राशन, फिर क्या करोगे? जबकि अगर रोजगार मिलेगा तो खुद कमाओगे, वो 5 किलो राशन क्या 10 किलो 15 किलो आप खुद खरीद पाओगे, आत्मनिर्भर बनोगे। तो जब तय करते हो ना कि किसे वोट देना है, तो उसकी नीतियों को समझो। अगर वो ऐसी नीति है जो आपको रोजगार दिलाएगी, जो आपको आत्मनिर्भर बनाएगी, तो वो अच्छी नीति है। अगर वो ऐसी नीति है कि सिर्फ आपको कुछ दिया जाएगा लेकिन अपने पैरों पे खड़े होने की बात नहीं होगी, तो उस नीति में आपका ही नुकसान होगा आगे जाके। तो ये समझो। दूसरी बात ये समझो कि देश में एक ही सच्चाई है, चाहे आपको टीवी पे कुछ भी दिखाया जाए, एक ही सच्चाई है, जो सच्चाई आप जी रहे हो। क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। तो अब देखो मैं क्या बोल रही थी मैं? हाँ, मैं कह रही थी कि लोगों की जो सरकारें हैं उनकी नीतियों को समझने की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। जो ऐसी नीति लाएगा जिससे आपका पूरा गांव विकसित होगा, वो अच्छी नीति है। जो ऐसी नीति लाएंगे जिससे आप निर्भर हो जाएंगे किसी चीज पे, वो अच्छी नीति नहीं है। अब जो आज देश में परिस्थितियां हैं वो ये है कि सारी नीति बड़ी खरपतियों के लिए बन रही है। तो लोन कर्ज माफ होते हैं उनके, किसानों के कर्ज माफ नहीं हो रहे हैं। टैक्स आपका बढ़ाया जाता है, हर चीज पे आपको जीएसटी भरनी पड़ती है। बड़े खरबपतियों का उतना ही है जितना पहले होता था। जिन संस्थाओं से आपको रोजगार मिलता था, बड़े बड़े जो सरकारी कंपनी थी, वो सारी इनको दी जा रही है, तो आपको रोजगार नहीं मिल रहे हैं। खेती किसानी को देखें तो कोल्ड स्टोरेज सारे इनको दिए जा रहे हैं। सारी जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उसमें भी इन्हीं को दी जा रही हैं। तो फिर आप रह कहां गए? आपके लिए कौन सी नीति बन रही है? आपके लिए इन्होंने एक स्पष्ट नीति बनाई है। चुनाव के समय लोगों का ध्यान भटकाओ, इधर उधर की बातें करो, चाहे बड़े से बड़ा नेता हो भाजपा का या छोटे से छोटा, वो हमेशा आपका ध्यान भटकाएगा। वो आपको कहेगा कि आपका धर्म संकट में है, उसको बचाने के लिए वोट दो। वो आपको किसी एक समुदाय या एक जाति के खिलाफ भड़काएगा, इससे उसका तो नुकसान होने वाला नहीं है। इससे आपका ध्यान भटक जाएगा, आप फिर से उसको वोट दे देंगे।
और ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी उसकी जो राजनीति है, उसकी सत्ता। तो आपको समझना पड़ेगा कि आज जो चुनाव है वो सिर्फ रायबरेली का चुनाव नहीं रहा, वो अब देश को बचाने का चुनाव क्या है। ये लोग कहते हैं संविधान बदल डालेंगे, संविधान बदलेंगे तो किसके अधिकार कमजोर होंगे? आपके। आप आज वोट डाल रहे हो, आज आपके हाथों में ये हथियार है कि आप बदलाव लाना चाहते हो, आप खुश नहीं हो किसी नेता के काम से तो आप बदल सकते हो। लेकिन संविधान जब बदलने की बात करते हैं, क्या पता अगला चुनाव ही ना हो, आपका ये अधिकार भी छीना जाए। संविधान आपको आरक्षण देता है, क्या पता उसको बदल डालें। तो गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आज आपका वोट किसके पक्ष में जा रहा है और क्यों। अगर ये सरकार ऐसी सरकार होती जिसने आपके लिए काम किया होता तो इसके नेता मंच पे खड़े होकर आपको काम गिनाते। मैंने अपने पिताजी के लिए खूब प्रचार किया अमेठी में। हमारा प्रचार क्या होता था कि देखिए, जो आपके यहाँ पे आपका पानी नहीं था, नल लगवा दिया। ये कच्ची सड़क थी, पहले खड़िंजा लगवाया इस पे, अब इसको हमने पक्का कर दिया है। आपके यहाँ BHEL लाए, HAL लाए। हम कहते थे रायबरेली में इंदिरा जी ITI लाई। सोनिया जी का प्रचार किया तो हमने कहा सोनिया जी एम्स लाई, इतना बड़ा अस्पताल ले आई रायबरेली। तो हम प्रचार करते थे तो अपने काम गिनाते थे कि हमने ये रोजगार दिलवाए हैं, ये समस्या थी आपकी गांव में, ये हल की है। हम प्रचार अपने काम गिनाते थे और फिर उसके साथ साथ आपको बताते थे कि हम क्या करना चाह रहे हैं आपके लिए, किस तरह से आपका जीवन बेहतर बनाएंगे। आज प्रचार फिजूल की बातें। देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े बड़े मंचों पे खड़ा होता है और उल्टी सीधी बातें कहता है कि कांग्रेस पार्टी धर्म के विरोध है, कांग्रेस पार्टी आपके भैंस चुराएगी, कांग्रेस पार्टी आपके गहने चुराएगी। ये कैसी बातें हैं? 55 सालों से 70 सालों के लिए ये देश आजाद रहा, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही। किसी ने आपके गहने चुराए? कोई आपको रात में आके आपके भैंस ले गया? और आज देश के प्रधानमंत्री अपने काम गिनाने के बजाय 10 साल की भरपूर सत्ता, लेकिन एक काम गिना नहीं पा रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं। हाँ, बताइए। अभी आपने जानवर का मसला उठाया, आवारा पशु की बड़ी समस्या है। ये समस्या 5 सालों से ज्यादा से है। मैं 2019 के चुनाव में आई थी तो मुझे याद है बहुत बड़ी समस्या थी। अब मैं आपको आपने ये मुद्दा उठाया इसलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। अगर इनकी नीयत साफ होती और सचमुच ये कुछ करना चाहते इस समस्या को हल करने के लिए तो कर सकते थे। क्या किया? बेकार गौशालाएं बनाई जिसमें गाय खड़ी रहती है धूप में, ऊपर छत नहीं है, चारा नहीं है, पानी नहीं है, मर रही है। मैंने देखे वीडियो, गाय बेचारी लेटी हुई है, धूप है, बड़ी धूप है, कोई कुत्ता पीछे से खा रहा है, उसको टांग खा रहा है, बीमार है, कोई देखने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं, पानी देने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ देखो, और ये बात ना मैं 5 सालों से कह रही हूँ। ये बात नहीं है कि सरकार को नहीं मालूम कि इतनी बड़ी समस्या है कि रात में आपको पहरेदारी करनी। यहाँ से जाओगे आप खेत में जाओगे, घर नहीं जाओगे सोने के लिए, मैं जानती हूँ, खेत में जाओगे पहरेदारी करने के लिए। सरकार जान रही है कि इतनी बड़ी समस्या है, कुछ नहीं कर रही है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की प्रदेश सरकार थी 5 सालों के लिए, वहां ये बहुत बड़ी समस्या थी। वहां की सरकार ने क्या किया? सबसे पहले तो गौशालाओं को मजबूत बनाया। गौशालाओं में
सारी सुविधाएं दी और महिलाओं को रोजगार भी दिया। तो वहां से जो दूध बनता था उसको बिकवाया, महिलाओं को तमाम ऐसी चीजें सिखाई जो गोबर से बन सकती थी, जो जानवर का जो दूध है उसके बन सकती थी। ऐसी महिलाएं थी जिनसे मैं खुद मिली हूँ, जिन्होंने मुझे कहा कि गौशाला में काम करके 60-70 हजार रुपए का उनका की आमदनी बन गई थी। फिर क्या किया, सरकार ने कहा कि ठीक है ये समस्या बहुत बड़ी है, सरकार आपसे गोबर खरीदेगी। इससे क्या हुआ, जनता खुश हो गई। जनता ने कहा चलो अगर गोबर खरीद ही रहे हैं तो हम पशु को आवारा नहीं छोड़ेंगे, हम उसको रख लेंगे। तो वो रखना शुरू किए। तो जो पशु बीमार भी हो रहा था या बुजुर्ग हो रहा था उसको रखा, उसकी गोबर सरकार ने खरीदी, गोबर खरीद के गोबर से गोबर गैस बना के सबको दिलवाई। आपकी आमदनी भी हो गई, पशु आवारा नहीं रहा, गौशालाएं अच्छी बन गई। जो धर्म ने सिखाया है कि गौ माता का देखभाल करो, वो भी बात हो गई। यहाँ ये लोग धर्म की बात करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, फिर इस तरह के गौशाला बनाते हैं। फिर आवारा पशु सब जगह घूम रहा है, खेत चल रहा है और कोई समस्या को सुलझाने के लिए नहीं आगे आ रहा। तो ये एक आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया जिससे मैं आपको दिखा पाई कि एक सरकार जिसकी नीयत और नीति दोनों सही नहीं है और उसका नतीजा आप भुगत रहे हो, और दूसरा कांग्रेस की जो छत्तीसगढ़ की सरकार थी जिसकी नीयत भी ठीक थी और नीति भी ठीक थी, उससे वही समस्या जिससे आप जूझ रहे हैं वही समस्या थी, लेकिन उसका ऐसा समाधान किया कि आपने कमा भी लिया। तो बात समझो कि जिसने 55 सालों के लिए ये देश चलाया, अनुभव होता है, समझ होती है, जनता का आदर होता है कि जनता ने सब कुछ दिया, जनता के बीच जाते हैं तो जनता से ही नीतियां बनती हैं। तो आपके जो उम्मीदवार हैं मेरे बड़े भाई राहुल जी, उनका मन ऐसा ही है, वो यही सोचते हैं। इसीलिए ये आज इस देश में इकलौते नेता हैं जो 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं सिर्फ आपसे मिलकर आपकी समस्याओं को सुनने के लिए। और पैदल चलने के बाद और कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलने के बाद मणिपुर से मुंबई एक और यात्रा निकाली। कुल मिलाकर 8000 किलोमीटर की यात्रा की ताकि आप सबसे मिल सके, आपसे की समस्याएं सुन सके। और फिर जब वापस दिल्ली आए तो उन्होंने कहा पूरी पार्टी को कि अब हम जो नीतियां बनाएंगे वो नीतियां हम जनता के आधार पर बनाएंगे और हम एक न्याय पत्र निकालेंगे, क्योंकि जनता के साथ इन 10 सालों में बहुत अन्याय हुआ है। वो जो आपके हाथ में है बहन जी, जो आपके हाथ में है वो उस न्याय पत्र का हिस्सा है। उसमें हम कुछ गारंटी दे रहे हैं। वो गारंटी मोटे तौर पे मैं कुछ बता दूंगी, लेकिन आपको अगर और जानकारी चाहिए तो हमारे कार्यकर्ताओं से जरूर पूछना। वो ये है कि हर गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला है उसको हर महीने उसके खाते में 8,500 रुपए डाले जाएंगे, क्योंकि हम ये पहचान रहे हैं कि देश की महिला चाहे कोई भी काम करे, चाहे खेती में मजदूरी करे, चाहे किसी के घर में काम करे, चाहे नौकरी करे, वो घर आके उसका दुगना काम करती है। वो कोई भी नौकरी करे, वो घर आके खाना पकाएगी, सफाई करेगी, बच्चों की परवरिश करेगी, बच्चा बीमार है तो उसकी देखभाल करेगी, अगर परिवार में किसी सबको खाना मिला है वो देखेगी, और परिवार के सारे सदस्य जब सो जाएंगे तब अंत में महिला सोएगी। तो हम पहचान रहे हैं
कि घर के काम के लिए आपको कभी किसी ने पहचाना नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो घर पे है महिला, जो सबसे बड़ी महिला है, उसको हम 8,500 रुपए हर महीने देंगे, ताकि साल में पूरे 1 लाख की वो बचत कर सके या फिर उन पैसों को किसी चीज के लिए इस्तेमाल कर। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि 50% मतलब आधी जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं महिलाओं को दी जाएंगी। इसके साथ साथ जो आंगनवाड़ी आशा बहुएं हैं, जो मिड डे मील की महिलाएं हैं, जिनका मानदेय सालों से नहीं बढ़ाया गया, उसको हम बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से जो पैसे आते हैं उनको दुगना करेंगे। मेरे नौजवान बहुत साथी यहाँ हैं। हाँ, बेरोजगारी युवाओं पर भारी लिखा है आपने खुद, तो हमने कहा है कि 30 लाख जो सरकारी पद है उनको हम भरेंगे। 5 हजार करोड़ रुपए का फंड बनाएंगे, ताकि अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको पैसे मिलेंगे। किसानों का कर्ज माफ करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा आपको। किसानों के लिए जिन जिन सामानों पे जीएसटी है वो हटाएंगे, ताकि आपको सुविधा मिलेगी। श्रमिकों के लिए 400 रुपए का न्यूनतम वेतन पूरे देश भर में होगा। ये हमारी गारंटी है, हम ये करके दिखाएंगे आपको। नौजवान जब पढ़ाई करता है, जब नौजवान पढ़ लिखता है, तो सिर्फ उसकी मेहनत नहीं होती है, पूरे परिवार में उनकी मेहनत होती है शामिल उसकी मेहनत में। क्योंकि पूरा परिवार मेहनत करके उसके लिए पैसे बचा के उसकी ट्यूशन की फीस देने के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए फीस देने के लिए पूरा परिवार मेहनत करता है। इसीलिए हमने तय किया है कि जो स्नातक पास होगा उसके लिए हम एक ऐसा प्रोग्राम लाएंगे जिसको हम अप्रेंटिसशिप कहेंगे, जिसमें एक साल में आपको कम से कम 1 लाख रुपए सालाना आप कमा पाएंगे, जब तक आपकी स्थायी नौकरी नहीं लगेगी। इस अप्रेंटिसशिप में आप सीखेंगे, लेकिन सीखने के लिए आपको वेतन मिलेगा, और इस वेतन का जो न्यूनतम वो है वो 1 लाख रुपए होगा। तो ये सब गारंटी है। राहुल जी एक ऐसे सांसद होंगे जो दिन रात आपके लिए काम करेंगे, आपके बीच आएंगे, आपकी समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। मैं उम्मीद रखती हूँ कि उनको भारी से भारी बहुमत से आप जिताएंगे और उनको अपना सांसद बनाएंगे, ताकि देश में बदलाव आए और एक ऐसी सरकार आए जो आपके लिए समर्पित रहे और आपकी सेवा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपकी पुरानी परंपरा रही है, आप हमेशा लोकतंत्र के लिए लड़े हो। आजादी से पहले 103 साल पहले यहाँ की जनता यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ। आप खुद खड़े हुए, क्योंकि आपकी यहाँ की परंपरा रही है कि आप जागरूक हो और कि आपने हमेशा